स्वागत है आप सभी लोगों का सामान्य विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के सुपरफास्ट रिवीजन के लिए जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपने प्रश्नों को जहां पर ख़त्म किया था, चलिए आज उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, यानी कि दूध में जो हमारा ग्लूकोज होता है, शर्करा होती है, उसका क्या नाम है। तो दूध में जो हमारा शर्करा होती है उसका नाम है लैक्टोज। दूध में लैक्टोज पाया जाता है, फलों में फ्रक्टोज पाया जाता है, गन्ने में सुक्रोज पाया जाता है। ये सारी चीज़ें आप रट लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में जो एंटीबायोटिक होते हैं वो किसके द्वारा नष्ट हो जाते हैं। तो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के द्वारा नष्ट होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया किसको नष्ट करते हैं, एंटीबायोटिक को नष्ट करते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। मादा शरीर में जो अंडाणु बनता है तो अंडाणु का निषेचन कहाँ पर होता है। अंडाणु का जो निषेचन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु का निषेचन होता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। अब ऊष्मा के संचरण की 3 विधियां होती हैं, चालन, संवहन और विकिरण। तीनों विधियां आपको रटी होनी चाहिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है, अगर हमारे पास लिक्विड है यानी द्रव है तो द्रव में ऊष्मा का सबसे अच्छा संवहन किसमें होता है। तो द्रवों में ऊष्मा का सबसे अच्छा जो संवहन होता है वो पारे में होता है। तो पारे में क्या होता है, ऊष्मा का सबसे अच्छा संवहन होता है। पारा क्या है, एक लिक्विड है। आगे बढ़ते हैं। पेनिसिलिन क्या है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक दवा है। तो पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक दवा है। तो एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है, तो वो फफूंद से प्राप्त होती है। यानी कि पेनिसिलिन बनाई किससे जाती है, फफूंद से बनाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व कौन सा होता है। तो हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व होता है कार्बन। कहने का मतलब होता है हाइड्रोजन किसके साथ सबसे ज़्यादा क्रिया करता है। तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा क्रिया किसके साथ करता है, कार्बन के साथ ही करता है। अब कुछ फॉरेंसिक जांच की बात करते हैं। कागज़ पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किसके द्वारा विकसित किया जाता है। तो चाहे कागज़ हो चाहे कपड़ा हो, किसी भी चीज़ पर जो उंगलियों के निशान लगे होते हैं यानी फिंगरप्रिंट होते हैं, उनको देखने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के घोल का इस्तेमाल करते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट के घोल का इस्तेमाल पुराने उंगलियों के चिन्हों को देखने के लिए किया जाता है, यानी फिंगरप्रिंट में इसका यूज़ किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट के घोल का। इसको आप रट लीजिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। पुराने तैलीय चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका यूज़ किया जाता है। जो तैलीय चित्र होते हैं उसमें रंगों को अगर फिर से उभारना है तो हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा पुराने तैलीय चित्रों के रंगों को फिर से उभारा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीनी का यूज सभी लोग करते होंगे अपने घरों में। तो चीनी का शोधन किया जाता है। चीनी बहुत ही ज़्यादा गंदी होती है, मटमैली होती है, उसका शोधन किया जाता है जिसके कारण वो सफ़ेद हो जाती है। तो उसमें जो रंजक यूज किया जाता है, उसको रंग उड़ाने के लिए, रंग को ख़त्म करने के लिए जो रंजक यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, वो बोन ब्लैक होता है। ठीक है, बोन ब्लैक नाम का रंजक यूज करते हैं चीनी के शोधन के लिए। अब लिफ्ट की बात करते हैं। लिफ्ट में आप सभी लोग बैठे ही होंगे। तो लिफ्ट में व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक कब प्रतीत होता है। तो लिफ्ट कभी ऊपर जाती है और कभी नीचे जाती है। तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर गति करती है तो क्या होता है, व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक प्रतीत होता है, और लिफ्ट जब नीचे की ओर गति करती है तो व्यक्ति का भार लिफ्ट में कम प्रतीत होता है। तो भार कम होता है जब लिफ्ट नीचे आती है, भार ज़्यादा होता है जब लिफ्ट ऊपर जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि साबुन कैसे तैयार किया जाता है। तो साबुन तैयार करने के लिए बसा में क्या मिलाते हैं, कास्टिक सोडा मिलाते हैं। सॉरी, बसा में क्या मिलाते हैं, कास्टिक सोडा मिलाते हैं। कास्टिक सोडा मिलाकर उसको उबालते हैं जिससे साबुन तैयार किया जाता है। तो साबुन तैयार करने की विधि जानते रहिए। कास्टिक सोडा किस में मिलाते हैं, बसा में मिलाते हैं। तो बसा और कास्टिक सोडा मिलाकर उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। अब श्यानता गुणांक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास प्रश्न है कि श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है। तो श्यानता गुणांक का जो एसआई मात्रक होता है वो किलोग्राम प्रति मीटर इंटू सेकेंड होता है। किलोग्राम प्रति मीटर इंटू सेकेंड, ये श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक है, इसको रट लीजिएगा। और श्यानता गुणांक का एक दूसरा मात्रक भी होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग पॉइज कहते हैं। तो पॉइज श्यानता गुणांक का दूसरा मात्रक है। और अगर इसका एसआई मात्रक पूछा जाए तो किलोग्राम प्रति मीटर इंटू सेकेंड होता है।
आगे बढ़ते हैं। जो हमारे जीव जंतु होते हैं, जितने भी जैव यौगिक होते हैं, उसमें सबसे अधिक अनिवार्य तत्व कौन सा होता है? तो जैव यौगिकों में सबसे ज़्यादा अनिवार्य तत्व होता है कार्बन। आपके हमारे शरीर में, पेड़ पौधों में हर जगह कार्बन पाया जाता है। तो इस प्रकार जैव यौगिक में अनिवार्य तत्व क्या होता है? कार्बन होता है। अल्कोहल में सबसे अनिवार्य तत्व कौन सा होता है? तो आपको पता है अल्कोहल कार्बन से तो बन ही नहीं सकती है, तो बिना कार्बन के तो बन ही नहीं सकती है। इस प्रकार अल्कोहल में जो सबसे अनिवार्य तत्व होता है वो कार्बन ही होता है। आगे बढ़ते हैं। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो अल्कोहल का प्रयोग -40 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के ताप मापने में किया जाता है। तो अल्कोहल का प्रयोग कहाँ करते हैं? -40 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे वाले जो तापमान होते हैं उसको नापने में हम लोग अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि हम किसी पदार्थ को गर्म करें तो उसके आयतन और द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि किसी पदार्थ को गर्म करें तो उसका आयतन जो होता है वो बढ़ जाता है, लेकिन द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है। द्रव्यमान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और आयतन बढ़ जाता है यदि हम किसी भी पदार्थ को गर्म करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो जो हमारी ध्वनि की चाल होती है वो माध्यम की प्रत्यास्था और माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्था और माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। इन सारी चीज़ों को आप रख लीजिएगा। ये सारे प्रश्न वन लाइनर प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षाओं में, बहुत सारी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो इनको एक बार प्रश्न को ध्यान से सुन लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, ये सारे प्रश्न आपको रट जाएंगे। डिटेल में तो आप किसी न किसी बुक से पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन इन सारे प्रश्नों को रटना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फार्मूला क्या होता है? CO2। तो CO2 गैस की प्रकृति कैसी होती है? तो CO2 जो गैस होती है वो अम्लीय प्रकृति की होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति की होती है। आगे बढ़ते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है वो कितनी हो सकती है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। ठीक है। दिया सलाई में हम लोग किसका यूज़ करते हैं? तो माचिस आप लोगों ने जलाई ही होगी। तो जो रगड़ते हैं, जिसमें काला काला भाग होता है, जिसको रगड़ने से माचिस जलती है, वो किसका बना होता है? वो लाल फास्फोरस का बना होता है। तो दिया सलाई में यानी माचिस में किसका प्रयोग करते हैं जलाने के लिए? लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। कीटनाशक के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो कीटनाशक के रूप में हम लोग बिरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। तो बिरंजक चूर्ण का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? कीटनाशक के रूप में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। साबुन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? तो जो साबुन बनाने की प्रक्रिया होती है हिंदी में तो उसे साबुनीकरण कहते हैं। लेकिन कभी कभी हिंदी लिख के नहीं आता है आपके पेपर में, अंग्रेजी में लिख के आता है, तो अंग्रेजी में भी ध्यान रखिएगा। सैपोनिफिकेशन ये साबुन बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वसन क्रिया में जो हमारे शरीर में श्वसन क्रिया होती है, इसमें किसका निर्माण होता है? तो ऐसा मत सोचिएगा कि श्वसन क्रिया में हमें जो है ऑक्सीजन मिलती है। हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन जाती है तो हमारे शरीर में श्वसन क्रिया होती है। श्वसन क्रिया से ऑक्सीजन का दहन होता है, जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है और इसी ऊर्जा के द्वारा पूरे शरीर के सारे काम संचालित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। श्वसन क्रिया में जो शर्करा होती है वो उसका क्या होता है? तो श्वसन क्रिया में शर्करा का ही तो दहन होता है, ग्लूकोज का ही तो दहन होता है। तो इस प्रकार जो शर्करा होती है उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो श्वसन क्रिया में शर्करा का क्या होता है, यानी ग्लूकोज का क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो आमाशय में यानी कि पेट में जानते रहिए कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो पेट में जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है तो भोजन कैसा हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। तो इस प्रकार आमाशय में जो भोजन का पाचन होता है वो अम्लीय माध्यम से होता है। ठीक है। चलिए हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। हार्मोन्स के क्या कार्य हैं? हार्मोन्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं और ये शरीर की सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो हार्मोन्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं और ये शरीर की सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक हमारे शरीर की क्रिया होती है जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है?
इसको भी जान लीजिए। जैसे कभी कभी आपके शरीर में कांटा चुभ जाता है, तुरंत उसकी प्रतिक्रिया होती है। आप कोई गर्म चीज़ छू लेते हैं, तुरंत उसकी प्रतिक्रिया होती है। कोई ठंडी चीज़ छू लेते हैं तो तुरंत उसकी प्रतिक्रिया होती है। तो यही प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं कि जो शरीर के संपर्क में आने से तुरंत उसकी प्रतिक्रिया दी जाए। तो इसका संचालन केंद्र कौन सा होता है? ध्यान रखिएगा, मस्तिष्क इसका संचालन केंद्र नहीं होता है। इसका संचालन केंद्र मेरुदंड होता है। आपके पीछे की जो रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड है, वही इसका संचालन केंद्र होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो आजकल बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं, ट्रक आ रहे हैं, बस आ रहे हैं, उसमें हाइड्रोलिक ब्रेक लगाए जाते हैं। कौन से ब्रेक लगाए जाते हैं? हाइड्रोलिक ब्रेक, जिससे गाड़ी तुरंत रुक जाती है। ठीक है, और पलटती भी नहीं है। ये विज्ञान के किस नियम पर आधारित है? तो ये भौतिक विज्ञान के पास्कल के नियम पर आधारित हैं। तो पास्कल के नियम पर आधारित कौन सा एक उपयोग है? हाइड्रोलिक ब्रेक। आगे बढ़ते हैं। सुनार लोग क्या करते हैं? सोने को मतलब बनाते हैं, पीटते हैं। तो सोने को किस घोल में घोला जाता है? यहाँ पर ये पूछा जाता है, सोने को किसके घोल में घोला जाता है? तो सोने को हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिश्रण का जो घोल होता है उसमें घोला जाता है। किसमें? इसको याद कर रख लीजिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिश्रण का जो घोल होता है उसी में सोने को घोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉर्क हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये कॉर्क होता क्या है? तो अभी तो क्या होता है, जो बोतल आती हैं, चाहे दवाइयों की बोतल हो चाहे शराब की बोतल हो, उसमें ढक्कन लग के आता है। लेकिन पुराने ज़माने में ढक्कन नहीं लगता था, लकड़ी का एक टुकड़ा होता था जो कि उसके ऊपर लगा दिया जाता है, जिसको हम लोग कॉर्क कहते हैं। कॉर्क मतलब आप ढक्कन ही समझ लीजिए। ये किससे बनता है? ये ओक का एक पेड़ होता है, ओक के पेड़ से प्राप्त किया जाता है कॉर्क। ठीक है, तो कॉर्क कहाँ से प्राप्त किया जाता है? ओक के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। लेकिन कभी कभी ओक ये हिंदी शब्द है, ये आपको लिख के नहीं आता है, तो अंग्रेजी भी याद रख लीजिएगा। क्वेकर्स के जो पेड़ होते हैं वहाँ से हमें कॉर्क प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉर्फिन तथा हेरोइन कहाँ से मिलते हैं? तो मॉर्फिन और हेरोइन एक नशीले पदार्थ होते हैं। ये अफीम के पेड़ से हमें प्राप्त होते हैं। तो अफीम के पेड़ से हमें क्या मिलता है? मॉर्फिन और हेरोइन प्राप्त होता है। तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है? तो तारपीन का तेल, ये तो आपको याद ही होगा कि चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अब चलिए चाय पर बात करते हैं। चाय सभी लोग पीते हैं, इसमें कभी कभी पीने पर हमें उत्तेजना आ जाती है। तो चाय में जो उत्तेजक पदार्थ होता है उसका क्या नाम है? तो चाय में जो उत्तेजक पदार्थ होता है उसका नाम है थीन। थीन नाम का उत्तेजक पदार्थ चाय में पाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।